सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल रामजू यादव पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्णमाला का टॉपिक। मेरी गारंटी है वनडे एग्जाम, कोई भी आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठना जिनमें हिंदी का सिलेबस आएगा और हिंदी में वर्णमाला टॉपिक आएगा, किसी भी कीमत में एग्जामिनर कितने ही डीपली क्यों ना क्वेश्चन करे, आपका क्वेश्चन कभी मिस नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों वर्णमाला की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ण की कि आखिर वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले बात क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वर्ण कि वर्ण किसे कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है जानते हैं? वर्ण मतलब वह ध्वनि जिसका खंडन ना हो। वर्ण किसे कहते हैं? जिसका खंडन ना हो, जो दो भागों में ना टूटे, उसे हम कहते हैं वर्ण। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। बेटा जैसे देखो, एक एक फूल मिला के सुंदर सुंदर एक माला का निर्माण होता है। आपने देखी होंगी ना, बहुत सारे फूल मिला दो और एक माला बनती है। इसी प्रकार अगर वर्णों को, अक्षरों को सार्थक क्रम में मिला दोगे तो बनेगी वर्णमाला। समझ में आया ना? वर्णमाला कैसे बनती बेटा? वर्णों को सार्थक क्रम में मिलाने पर। आया ना समझ में? अगर हम वर्णों को क्रम व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से मिला दें, सार्थक क्रम में मिला दें, तो काय का निर्माण होगा? वर्णमाला का। कोई पूछे वर्णमाला क्या है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये वर्णमाला तो है, ये तो हिंदी वर्णमाला है, ये आई कहाँ से? कभी कभी एक नंबर में ये पूछ लेता, वर्ण जो है ना बेटा, वो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होता। काय की? व्याकरण की भी कह सकते हैं। वैसे भाषा में व्याकरण होती। अच्छा, भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करता है। उसके तीन माध्यम होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लेकिन किसी भी भाषा को अगर शुद्ध लिखना है, शुद्ध पढ़ना है और शुद्ध बोलना है तो क्या पढ़नी पड़ेगी आपको? व्याकरण। समझे ना? तो व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं। और बेटा उसी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। इसी को वर्ण बोलते, इसी को क्या बोलते? ध्वनि। बताइए, भाषा की सबसे या व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण। उसके बाद अक्षर, अक्षर के बाद पद, पद के बाद पदबंध। यहाँ एक और दो अक्षर के बाद पद आता है। पद के बाद क्या आएगा? पदबंध। और पदबंध के बाद उपवाक्य, और वाक्य के बाद, उपवाक्य के बाद आता है वाक्य। क्या आता है? वाक्य। बोलो समझ में आ गया ना? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण। और भाषा की सार्थक इकाई क्या है? जिसका कुछ अर्थ निकले, और वो है प्यारे बच्चों वाक्य। बताओ भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। आ गए ना बहुत अच्छे से समझ में? ये डायग्राम भी कभी कभी पूछ लिया जाता कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से। सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी का निर्माण हुआ। आया ना समझ में? कभी कभी ये वाला भी पूछ लेते, सिंधु, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से हिंद, हिंद में जोड़ा ही तो क्या कहने लगे? हिंदी। ये तो एक नंबर की आपकी तैयारी थी, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर। टॉपिक पे स्टार्ट, अपने टॉपिक पे चलते हैं प्यारे बच्चों। उसका नाम है वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में टोटल अक्षर हैं 52, 52। कितने वर्ण हैं? 52, 52 वर्ण हैं, जिनमें दो भागों में बांटा है हमने, जिनमें स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 11, दो अयोगवाय हैं इनमें। और व्यंजन, मूल व्यंजन कितने हैं? 33। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। दो द्विगुण और 4 संयुक्त व्यंजन मिला के ये टोटल हो जाते हैं 52। देखो कैसे होते 52, यहाँ पे ध्यान से देखो। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और अयोगवाय कितने हैं? 2। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। और मूल व्यंजनों में 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। इनको मिला के टोटल कितने होते हैं? 52। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्णमाला में स्वर को। ठीक है? काय को पढ़ते हैं? स्वर को पढ़ते हैं सबसे पहले। अगर हम बात करें स्वर की प्यारे बच्चों कि स्वर कहते कैसे हैं, तो सबसे पहली बात, जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाएं, यानी जिनमें दूसरे वर्णों की सहायता ना लगे। समझ में आ रही ना? व्यंजन वो है जो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। तो
का के बाद आ की आवाज आई, खा के बाद आ की आवाज आई। तो व्यंजन वो हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाएं और स्वर वो हैं जो स्वतः बोले जाएं, बिना किसी दूसरे व्यंजन की सहायता से बोले जाएं। उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्वर। तो स्वर को हम अलग अलग भागों में बांटते। सबसे पहले बात करते हैं स्वर को मात्रा के आधार पर। काय के आधार पर बांट रहे बेटा? मात्रा के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर को ही लघु स्वर कहते, इन्हीं को एक मात्रिक कहते, इनकी संख्या होती 4। कितनी होती है? 4। दीर्घ स्वर को ही गुरु कहते, इन्हें द्विमात्रिक कहते, इनकी संख्या कितनी होती है? 7। और एक है प्लुत स्वर, जो देखो हर्ष स्वर जिन्हें बोलने में बिल्कुल कम समय लगे, जैसे आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में इनसे दुगना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर बोलते। आ, ई, उ, ए, आई और ओ, औ। ये ओ है बेटा, ओ, औ। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई? 7, जिन्हें बोलने में इनसे दुगना समय लगे। और प्लुत स्वर जिन्हें बोलने में इनसे भी ज्यादा समय लगे, ओ। ठीक है? या किसी का नाम ले दो, राधा, जिस पे भी हम ज्यादा बोल देते, नाटकों में ऐसा होता है। तो जिन्हें कम समय लगे बोलने में हर्ष स्वर, जिनमें दुगना समय लगे दीर्घ स्वर, जिनमें इनसे भी ज्यादा समय लगे, उन्हें क्या बोलते बेटा? प्लुत स्वर। आए ना मात्रा के आधार पर समझ में? देखो हर्ष स्वर की होती है एक मात्रा, केवल एक डंडी लगा दो, पाई, खड़ी पाई बना दो। और दीर्घ स्वर की होती है 2 मात्राएं, एस की जैसी बना दो, काय की जैसी बना दो, एस की तरह। इसे बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। ठीक है ना? उसके बाद अगर मुख के आधार पर हम बात करें, मुख खुलने के आधार पर स्वरों की, तो बेटा मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। विव्रत, जिनमें मुख व्रत के आकार का खुले, आ, या सॉरी व्रत के नहीं, पूरा खुले, अपन ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि व्रत के आकार पर तो अपन अभी और मुखाकृति के आधार पर देखेंगे। तो विव्रत उसे कहते हैं जिसमें मुख पूरा खुल जाए, आ खुला ना पूरा। जिनमें मुख आधा बंद रहे उसे अर्धविव्रत बोलते। आ, आई, औ, औ, आ। तो ये आप आदि चांद्र है ना, ये भी अर्धविव्रत में आता। जिनमें मुख पूरा खुले उसे बोलते विव्रत। आ, जिनमें आधा खुले उन्हें अर्धविव्रत। आ, आई, औ। और समृत स्वर, जिनमें मुख लगभग बंद हो जाए, ई। देखो बंद साहब बिल्कुल बंद नहीं होगा, नहीं तो बोल ही नहीं पे हो। ई, उ, री। जिनमें लगभग मुख बंद हो जाए उन्हें समृत कहते, और जिनमें आधा बंद हो जाए उसे अर्ध समृत बोलते। उसे क्या बोलते? अर्ध समृत। ए, ओ, ए, ओ। तो ये है मुख खुलने के आधार पे। बेटा मुख खुलने के आधार पे विव्रत, जिनमें मुख पूरा खुले, बड़ा आ एक ही है। अर्धविव्रत, जिनमें मुख आधा खुले, ए, आई, औ है। समृत, जिनमें मुख आधा, जिनमें लगभग मुख बंद रहे, छोटी बड़ी, छोटे बड़े, री। और अर्धसमृत, जिनमें आधा बंद हो, ए और औ। टोटल बंद कभी नहीं होगा। एक अगर मुख हमेशा के लिए बंद होता तो एक ही बार होता, आप समझ गए कब होता। नेक्स्ट है होठ या मुखाकृति के आधार पर, यानी मुख की आकृति या होठ के आधार पर 2 प्रकार के होते, एक व्रतमुखी और एक आवृतमुखी। बेटा व्रतमुखी को बोलते गोलाकार और वर्तुल, और आवृतमुखी को बोलते आवृत्ताकार और कृष्ण। ठीक है ना? तो व्रतमुखी कौन है? जिनमें मुख व्रत के आकार का बन जाए, ऊ। देखो होठ गोला हो ना व्रत के आकार की, ऊ, ओ, औ। तो जिनमें होठ व्रत के आकार के हों, है ना? होठ काय के आकार के हो बेटा? व्रत के आकार के हो। देखो ऊ, ओ, औ। इसमें व्रतमुखी हो गए प्यारे बच्चों। और आवृतमुखी, जिनमें मुख व्रत के आकार का ना हो, आ, ई, ए, आई। ये क्या हो गए प्यारे बच्चों? आवृतमुखी। समझ में आया ना? आखिरी बार देखो, जिनमें मुख व्रत के आकार का हो उन्हें व्रतमुखी बोलते, ऊ, ओ, औ। ये व्रतमुखी हो गए, ऊ, ओ, औ। और जिनमें मुख व्रत के आकार का ना हो उन्हें क्या बोलते? आवृतमुखी। आ, ई, ए, आई। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा स्वरों की उच्चारण स्थान के आधार पर। काय के आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर।
तो उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम छोटा बड़ा की बात करें वो आहा की, तो कंठ से बोले जाते। कहाँ से बोले जाते बेटा? कंठ से। आ आहा बोले जाते ना। तो बताओ छोटा बड़ा काय से बोले जाते? कंठ से। ये कैसे है बेटा? कंठस्थ है। देखो आ आहा। और छोटी बड़ी तालब्ध है, ई। छोटी बड़ी कैसे है? तालब्ध, ई। और री कैसा है? मूर्धा, री। और छोटा बड़ा कैसे है? ओष्ठस्थ, ऊ। क्या बेटा? ऊ। ये ओठों से बोले जाते हैं। और ए कैसे है? कंठ तालब्ध, ये कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं। ए आई। और ओ कैसे है? कंठोष्ठ, कंठ और होंठ की सहायता से बोले जाते हैं। ओ और औ। एक बार और देख लो बेटा ध्यान से। छोटा बड़ा आहा कैसे बोले जाते? कंठ से। आ आहा। और छोटी बड़ी तालु से, ई। और छोटा बड़ा मूर्धा से, री। अब आप कहोगे सर मूर्धन में क्या है? देखो ये कंठ है, सबसे पहले कंठ आता, तो छोटा बड़ा भी पहले यहाँ आ, बस आहा को याद रखना है। ये कंठ से हो गए। फिर उसके बाद देखो ऊपर ए वाला भाग कहलाता है तालु, तो ई, ये तालु हो गई। फिर दांत का ए वाला भाग, दांत के जस्ट अंदर वाला भाग, इसको मूर्धा बोलते हैं। तो री, ये मूर्धा हो गया। पहले कंठ, तालु, फिर मूर्धा, फिर होंठ आते है ना। तो देखो ऊ, तो ओष्ठस्थ हो गए। और फिर कंठ और तालु की सहायता से ए आई, ये कंठ तालु हो गए। फिर कंठ और ओठ की सहायता से ओ और औ। तो ऊ क्या हो गए? कंठोष्ठ। ए क्या हो गए? तालब्ध। ऊ छोटो बड़ो ओष्ठ। समझ में आए ना बेटा? तो ये है उच्चारण स्थान के आधार पर। काय के आधार पर? उच्चारण। नेक्स्ट बढ़ती है प्यारे बच्चों, जीभ के आधार पर। जिनमें जीभ आगे की ओर टच करे उन्हें अग्र स्वर बोलते। ई, ए, आई, या आगे की ओर जाए। जिनमें जीभ मध्य में रहे, आ, उसे मध्य स्वर बोलते। जिनमें जीभ पीछे की ओर जाए उन्हें पश्च स्वर बोलते। आ, ऊ, ओ, औ। और ये आधा चांदबंदी वाला आ भी कैसा है बेटा? पश्च स्वर। देखो जिनमें जीभ आगे जाए या आगे के भाग को टच करे उसे अग्र स्वर बोलते। ई, ए, आई। और जिनमें जीभ मध्य में रहे उसे मध्य स्वर बोलते, आ। और जिनमें जीभ पीछे की ओर जाए उन्हें पश्च स्वर बोलते, आ, ऊ, ओ, औ। तो ये काय के आधार पर है? जीभ के आधार पर। फिर है प्यारे बच्चों हवा निकलने के आधार पर। तो हवा निकलने के आधार पर भी दो प्रकार के होते, एक निर्नुनासिक, एक अनुनासिक। निर्नुनासिक किन्हें कहते? जिनमें हवा केवल मुख से निकले, आ, ए, ऊ, औ, ए, आई, छोटा बड़ा छोटी बड़ी। तो जिनमें केवल मुख से हवा निकली उन्हें निर्नुनासिक, और जिनमें मुख के साथ नाक से भी थोड़ी हवा निकली उन्हें अनुनासिक बोलते। चांदबंदी लगा दी थी ना। तो जब मुख के साथ नाक से भी हवा निकले तो अनुनासिक, और केवल मुख से निकले तो निर्नुनासिक। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं हम इनकी, जो हमने दीर्घ स्वर पढ़े थे ना, छोटवा, छोटी, छोटो, ऋ, ये चार तो अपने मूल स्वर थे। उसके बाद पढ़े थे अपन ने दीर्घ स्वर, तो उनके भी फिर दो भाग थे, सजातीय और विजातीय। तो जो समान स्वर से मिलके बने, देखो छोटा में छोटा मिला दो बड़ा आ, छोटो में छोटो मिला दो बड़ो, ई में ई मिला दो बड़ी ई। तो ये दीर्घ संधि में पढ़ा था ना हमने। तो इन्हें बोलते सजातीय स्वर। क्या बोलते बेटा? सजातीय। और विजातीय स्वर अलग अलग स्वर को मिला के बना दो। देखो ए, आई, ओ, औ, ये विजातीय हैं। कौन कौन? ए, आई, ओ, औ। अगर आ में ई मिला दो तो ए बन जाएगा, आ में ऊ मिला दो तो ओ बन जाएगा। ये गुण संधि में देखा था। काय में देखा था? गुण संधि में। छोटा आ में, काय में बेटा? छोटा आ में अगर ए मिला दो, देखो छोटा आ में क्या मिला दो? ए। छोटा आ में ए मिला दो, आई बन जाएगा। छोटा आ में ओ मिला दो, औ बन जाएगा। ये काय में देखा था? वृद्धि संधि में। काय में देखा था बच्चों? वृद्धि संधि में। एक बार और देख लो। सजातीय कौन है? छोटवा, बड़वा, छोटी, बड़ी, छोटा और बड़ा। छोटा बड़ा आपस में मिलाने से बड़वा, छोटे बड़े मिलाने से बड़ा, छोटी बड़ी मिलाने से बड़ी। और विजातीय अलग अलग स्वरों को मिलाने से, छोटवा में छोटी मिला दो ई, छोटवा में छोटो मिला दो ओ, ये गुण संधि में देखा था। छोटवा में ए मिला दो आई, छोटवा में ओ मिला दो औ, ये काय में देखा था? वृद्धि संधि में। तो ये सजातीय विजातीय हो गए। उसके बाद प्यारे बच्चों घोषत्व के आधार पर। अब आप कहोगे सर ये घोषत्व क्या है, घोष क्या है? प्यारे बच्चों, जिनमें जिसे बोलते समय क्या, जिसे बोलते समय घर्षण हो उसे सघोष या घोष कहते हैं।
बोलते समय जब घर्षण हो तो उसे सघोष या घोष कहते, और घर्षण ना हो तो उसे क्या कहते, अघोष। उसे क्या कहते बच्चों, अघोष। तो सभी स्वर आपके सघोष हैं, हमेशा याद रखना, जितने भी स्वर हैं कैसे हैं, सघोष। और अगर प्राणत्व के आधार पर बात करें, यानी जिनमें दो होते, अल्प प्राण और महाप्राण, कम प्राणवायु की आवश्यकता हो अल्प प्राण और ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता हो महाप्राण, तो सभी स्वर आपके अल्प प्राण हैं, सभी स्वर सघोष हैं और सभी स्वर कैसे हैं, अल्प प्राण हैं। बोलो समझ में आ गया, तो सभी स्वर कैसे हैं, सघोष, और सभी स्वर कैसे हैं, अल्प प्राण। ठीक है, ये सघोष अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन में अपन बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दो अपन ने देखे थे प्यारे बच्चों, स्वर नहीं रहते महाप्राण नहीं। अगर हम अयोगवाही की बात करें, काय की बेटा, अयोगवाही की, तो अपन ने दो देखी थी, एक अंग और आहा। ये दो क्या है आपकी, अयोगवाही। इसलिए अयोगवाही कहा है ना, क्योंकि इनका योग ना तो स्वर में होता ना व्यंजन में होता, इसलिए इनका नाम रखा गया अयोगवाही। क्या नाम रखा गया, अयोगवाही। ये दो हैं, अंग और आहा। बेटा इस अंग को अपन अनुस्वार के नाम से बोलते, क्या बोलते, अनुस्वार। और अनुस्वार इसलिए बोलते, मुख और नाक की सहायता से बोला जाता अंग, इसलिए से अनुस्वार बोलते। और आहा कंठ था, आपको पहले ही पता था, तो अगर अंग आहा दोनों मिला दे तो अयोगवाही। अयोगवाही ने किसने कहा, किशोरीदास वाजपेयी ने। किसने कहा, किशोरीदास वाजपेयी ने। और बेटा अंग आहा भी जैसे स्वर अपने सघोष और अल्प प्राण थे, ऐसे ही अंग और आहा भी सघोष हैं और अल्प प्राण हैं। अंग और आहा भी कैसे हैं, सघोष हैं और अल्प प्राण हैं। समझ में आया ना। तो ये हमने वर्गीकरण बताया प्यारे बच्चों आपको, काय का, स्वर का। अब वर्गीकरण देखते हैं व्यंजन का, तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। अब हम वर्गीकरण देखते हैं व्यंजन का। तो सबसे पहले व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन वो हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। का में आती आवाज आई ना, तो वो क्या है, व्यंजन। देखो ऐसे होता है व्यंजन, ऐसे हमने कहा का हलंत वाला प्लस आ, तो इस का में आ मिल गया तो क्या बना बेटा, का। तो ये क्या है आपका व्यंजन। तो व्यंजन वो है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। और अपने व्यंजन देखो ये है बेटा, का से लेके मां तक, ये 25 हैं आपके स्पर्श व्यंजन। कैसे व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। 25 कैसे हैं आपके स्पर्श व्यंजन, का से लेके मां तक। बताओ स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। क्यों कहते हैं स्पर्श, क्योंकि इन्हें बोलने में हमारी जीभ हमारे किसी न किसी भाग को स्पर्श करेगी। देखो पहला कंठ आता, तो पहले का वाली लाइन है, देखो कंठ से बोली जाती है, तो का खा गा घा णा। फिर कंठ के बाद तालु आता, तो दूसरी देखो चा वाली लाइन है, तालु से बोली जाती है, चा छा जा झा या। फिर तालु के बाद दांत के नीचे वाला भाग, जैसे मूर्धा कहते, और उसके बाद टा वाली लाइन आती, देखो टा ठा डा ढा ना। तो ये क्या है बेटा, मूर्धन। फिर मूर्धा के बाद दांत वाली ता था डा धा ना, तो ये दंतक हो गए। फिर इसके बाद होंठ वाली देखो पा हा का, पा हा बा भा मा, तो उष्टस हो गए। समझ में आया ना। तो पहली काला, फिर चा वाली, फिर टा वाली, फिर ता वाली, फिर पा वाली। अगर मुख में देखें तो पहले कंठक, फिर तालक, फिर मूर्धा, फिर दंतक और फिर ओष्ठस्थ। ठीक है ना। तो ये का वाली ना कंठस्थ, का खा गा घा कंठ से बोली जाती, का खा गा घा या। ये वाली तालक चा छा जा जा या। ये वाली मूर्धन टा ठा डा ढा ना। ये वाली दंतक ता था दा धा ना। ये वाली ओष्ठस्थ पा फा बा भा मा। ठीक है। और बेटा जो आखिरी है ना, ये तीनों ना ना और माँ, ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें नासिक कहते हैं, ना 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 माँ। तो इन्हें क्या कहते हैं, इनको नासिक के नाम से भी जानते हैं। तो बताओ का से लेके माँ तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, 25। आ गए ना समझ में। उसके बाद यार अलावा ये अंतस्थ हैं, ये अंदर से ही बोले जाते हैं, तो इनकी संख्या है कितनी, 4। सा 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 हा ये ऊष्म व्यंजन है, इनकी भी संख्या 4 है। इन्हें ऊष्म इसलिए कहते हैं कि इन्हें बोलने में ऊष्मा उपयुक्त होती, सा 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 तो ये क्या है, ऊष्म व्यंजन, इसे ऊष्मा मुक्त होती बोलने में। और छा त्रा ज्ञा और स्रा ये संयुक्त व्यंजन है, ये दो व्यंजनों को मिला के बनते, इसलिए इनका नाम क्या है, संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी है, 4। का कबूतर में एक बात हमेशा याद रखना, इस वाली वर्ण में हलंत लगेगा, इस वाली में, इस वाली में, इस वाली में, इस वाली में। का में हलंत और षटकोण वाला शामिल आयु छा बन जाए।
सा हलंत वालो रा मिला दो तरा बन गए, जा हलंत वालो या मिला दो गया बन गए, सा हलंत वालो रा मिला दो सरा बन गए। समझ में आ गई ना। तो छात्रा ग्यासरा 4 संयुक्त व्यंजन दूर व्यंजनन को मिला के बने इसे सा साहा उस व्यंजन यारा लावा अंतस्थ व्यंजन और 25 हुए स्पर्श व्यंजन। अब प्यारी बच्चों इन पे और भी देखते हैं। तो आप पता क्या कहोगे सर, एक बात बताओ यार, आपने का से लेकर मां तक तो बता दी थी कि जी कंठव्य जी तालव्य जी तो बता ही नहीं है कि या कौन है, रा कौन है, ला कौन है, वा कौन है, सा कौन है, हा कौन है ना। अब पहले ये देखिए, तो जो या है बेटा ये तालब है, या ये तालु से बोला जाता है। जो रा है ना, रा को लुंठित बोलते, रा को क्या बोलते, लुंठित और प्रकंपित, क्योंकि जीभ इसमें आलोड़न करती बोलने में, कंपन होता देखो रा, पूरा ना कंपन रा, इसलिए रा को प्रकंपित बोलते और रा को लुंठित बोलते। और ला पार्श्विक, पार्श्विक इसलिए बोलते क्योंकि जीभ के दोनों ओर से हवा निकलती ला, इसलिए ला को हम क्या बोलते, पार्श्विक। वा को बोलते कंठोष्ठ, कंठ ओठ की सहायता से बोले जाते वा। अब फंस गए का वा, ठीक है। तो वा क्या है, कंठोष्ठ, कंठ ओठ की सहायता से बोला जाता है। अगर अपन या और वा की अकेले की बात करें तो या और वा को अर्धस्वर के नाम से भी जानते बेटा, किस नाम से जानते, अर्धस्वर। अगर तीनों सा की बात करें तो सवाल वाले सा को दंत से बोलते सा, सवाल। इस सलजम वाले सा को तालु से बोलते सा, सलजम, ठीक है। ये षटकोण वाले सा को मूर्धा से बोलते, दांत के इठवात को मूर्धा बोलते सा, षटकोण। तो सवाल वाला सा दंतव्य, सलजम वाला सा तालव्य और षटकोण वाला सा मूर्धन। इस सा को वर्तस्य भी बोलते प्यारे बच्चों। अगर हा की बात करें तो हा को कंठ से बोलते, इसलिए इसका नाम है काकल। क्या नाम है, काकल। काकल स्पर्श रहित घोष ऊष्म संघर्षी और स्वर यंत्रामुखी, ये हा के विध हो गए। अब पहले पढ़ते ऊपर वाले बेटा, ऊपर आ जाओ। तो सबसे पहले देखते हम अल्प प्राण और महाप्राण। क्या देखते, अल्प प्राण और महाप्राण। अगर हम बात करें व्यंजनों में तो बेटा हमने बताई थी जी में कम प्राणवायु की आवश्यकता हुई अल्प प्राण की, और जी में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता है उसे क्या कहती हैं, महाप्राण, ठीक है ना। तो अल्प प्राण कौन कौन है, 1, 3, 5 अंतस्थ और द्विगुण का डा वाला। देखो ऐसे में देखो ध्यान से एक बार, एक हमने की बात बताई ना, ऐसे में देखो 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 और अंतस्थ यानी अंतस्थ जी वाले, और द्विगुण की दो द्विगुण है देखो कौन, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका ये वाला भाग 1, 3, 5 अंतस्थ और रा ये वाला, ये कैसे है अल्प प्राण। और महाप्राण 2, 4 यानी खा छा ठा था फा घा झा ढा धा भा 2 और 4, और देखो जो ढक्कन वाले था ये कैसे है महाप्राण, ये कैसे है महाप्राण। बताओ अल्पप्राण 1 यानी काचा टाटा पा, 3 गाजा डादा बा और 3 नाव नाव ये अल्पप्राण हो गए। 1, 3, 5 और डा और ये अंतस्थ अल्पप्राण। और महाप्राण 2, 4 और ढा, ये क्या हो गया बेटा महाप्राण। और साथ में ऊष्म व्यंजन, साथ में कौन, ऊष्म व्यंजन, ये महाप्राण में ही आते हैं। और सा 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 हा ये काय में हो गए महाप्राण में, समझ में आ गई। 1, 3, 5 द्विगुण कोड़ा और अंतस्थ अल्पप्राण, देखो 2, 4 और सा 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 हा और जो वाला ढा जी का हो गए महाप्राण, क्या हो गए बेटा महाप्राण, समझ में आया ना। ऊष्म है ना इसमें महाप्राण, देखो 2, 4 ऊष्म और ये वाला ढा क्या हो गए महाप्राण, ठीक। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अघोष और सघोष की। क्या की बात करते हैं, अघोष और सघोष। अल्पप्राण किसे कहते हैं, जिसमें कम प्राणवायु की आवश्यकता, महाप्राण जिसमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता। ऐसे ही अघोष किन्हें कहते हैं, जिनमें घर्षण ना हो बोलने में। सघोष या घोष किन्हें कहते हैं, जिनमें घर्षण हो। तो अघोष कौन कौन है, 1, 2, अब इसको मिटाते हैं। देखो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा ये क्या है अघोष। और तीनों सा बेटा देखो ये तीनों सा याद रखना, पहला और दूसरा और तीनों सा ये कैसे हैं अघोष। आखिरी बार देखो पहला और दूसरा और तीनों सा ये कैसे हैं अघोष, कैसे हैं अघोष। इसमें हा नहीं है, इस बात का विशेष याद रखना। और उसके बाद सघोष कौन है, 3, 4, 5
यानी देखो गा से लेके माँ तक की, गाजा दादा बा, घाजा दादाजी, नाना नामा, तो 3 4 5 और इसका ये हा और ये अंतस्थ, ये कैसी है बेटा? सघोष। आखिरी बार देखो अघोष कौन है? 1 2 3 और 7, ये अघोष हो गए। और आपके सघोष कौन कौन है बेटा? सघोष की अगर बात करें हम तो 3 4 5, कौन कौन? 3 4 5 और कौन बताओ जल्दी? 11 लावा और साथ में हा, ये कैसे हैं? सघोष। कैसे हैं? सघोष। अब देखो डा और ढा ये द्विगुण वाले इनसे बनते, ये भी तो आपके सघोष में आ जाए, तो दोनों द्विगुण भी सघोष में आ जाएंगे। ठीक है ना? जैसे अपन ने इसमें अलग अलग कर दिया था अंतस्थ में, अल्पप्राण महाप्राण में, ऐसे ये भी इसमें आ जाएंगे सघोष में, दोनों द्विगुण। अगर हम द्विगुणों की बात करें तो डा और घा ये 2 द्विगुण व्यंजन है, क्योंकि इनमें 2 प्रकार के गुण हैं। ये सड़क में ये डा बन जाती है और डलिया में डा बन जाते है ना, तो 2 प्रकार के गुण हैं, तो इन्हें द्विगुण कहते हैं, इनको उत्क्षिप्त कहते हैं, इनको ताड़नजात कहते हैं, इनको विकसित व्यंजन कहते हैं। इतने नामों से जानते हैं इन्हें। बताओ किस किस नामों से जानते हैं बेटा? ड़ा और ढा को द्विगुण, उत्क्षिप्त, ताड़नजात और विकसित, इतने नामों से जानते हैं। और ये डा ड़ा वाला है, जो डा वाला ड़ा, इसको कंठ से बोले जाते हैं ड़ा, और ये ढा मूर्धन में है, ढा, ये कंठ से बोला जाता है, और ये ढा क्या है? मूर्धन्य, दोनों द्विगुणों की पहचान। तो प्यारे बच्चों, ये आज आप लोगों ने पढ़ी काय की अपने व्यंजन। क्या पढ़े जल्दी बताओ? व्यंजन। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिसको भी समझ में ना आया हो कमेंट में जरूर बताएं। और ये प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको क्लास रोज एक मिलती जाएगी। इस टॉपिक में अपन वर्णमाला खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक अपना होगा, उसका नाम है विराम चिन्ह। धन्यवाद।